हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्लास 11th चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो इसे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा जो YouTube वीडियो क्लासेस है दैट इज उज्जवल्स बायोलॉजी क्लासेस उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए, क्योंकि उसके बाद मैं जो भी वीडियोस डालूंगा वो आप सीधा देख पाओगे। ठीक। और वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक और उसको शेयर कीजिएगा। चलिए, सो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देख लेंगे ना। हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलने के लिए। First, starting with that all living organisms will show that they are undergoing certain kind of metabolic activities. मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया था कि मेटाबॉलिज्म जो होगा दैट इज द सम टोटल ऑफ द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड द एनाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। हमें पानी, फूड, ये सब चीज की आवश्यकता होगा जहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा और फिर इन सब से एनर्जी निकलेगा, जिस एनर्जी से हम लोग अपने सारे अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन आवर सेल्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जैसे यूरिन, जैसे कि फीकल मैटर, जैसे कि स्वेट, ये सारा चीज विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, जितने भी धरती के ऊपर आपके लाइफ है, ठीक, उन सब के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेंगे। और जो नॉन लिविंग होंगे उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगा, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। सेकेंड, कमिंग टू द रेस्पॉन्स टू स्टिम्यूलाई, ये भी हम लोग देखे थे कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके हिसाब से हम लोग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास क्या चीज घट रहा है उसके साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह उसे हमें पता चलता है। मोरओवर, एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग्स, whereas if I talk specially about the human beings, they are the most advanced and are self conscious। ठीक है, सो द डेफिनेशन जो आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरएक्टिव सिस्टम्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब जो खुद ब खुद अपना रेप्लिकेशन करके दूसरे अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। अब एवोल्यूशन से आपका डील करेंगे, जहां पर द चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके एक ऑर्गेनिज्म एडप्टेशन करते हुए वो सरवाइव करता है आगे। दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, तो हम लोग जो भी अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो खुद ब खुद रेगुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे करके हम लोग सरवाइव कर सकते हैं बेहतर। वी आर कांस्टेंट रेट इन इंटरैक्टिंग विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द बायोटिक एनवायरमेंट एज वेल एज with the interaction with the non-living environment that is the non-living या abiotic environment। So the living organisms, एक बार और मैं डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगा, they are self-replicating, evolving, self-regulating interactive systems who are capable of responding to the external stimulus। Moving on to the next part, that is the diversity in living world। अब ये चीज बहुत अच्छी तरह हमें समझना है, क्योंकि आगे जो आपका फर्स्ट यूनिट है, द मेन टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट इज कि कैसे करके हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ेंगे। सो ये आपको कुछ डेटा या फैक्ट्स मैं यहां पर डाल के रखा हूं इस स्लाइड के ऊपर, एक बार देखते हैं।
कि आज अगर मैं बात करूं द प्रेजेंट सिनेरियो और द प्रेजेंट सिचुएशन, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ एक ये एस्टिमेट है फ्रॉम 5 to 30 मिलियंस, जिसके अंदर फ्लोरा फौना ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस को हम लोग करके हमारे पास जो ये टोटल एस्टिमेटेड स्पीशीज है, इसके अंदर जो स्पीशीज डिस्कवर्ड हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2%, एंड द स्पीशीज विच इज येट टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, दैट इज अराउंड 98%। तो हम लोग जो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आप लोग पहले भी पढ़े हो क्लास 9th के अंदर इन द टॉपिक डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। हम लोग जो भी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे या पढ़ के आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ द स्पीशीज को हम लोग पढ़े हैं। देयर आर अराउंड 98% ऑफ द स्पीशीज जो अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो 2% ऑफ स्पीशीज यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे करके डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन सी दैट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एनिमल स्पीशीज इज अराउंड 70%। सो एनिमल स्पीशीज या जो आपका किंगडम एनिमिलिया है, एनिमिलिया के अंदर सबसे डाइवर्सिफाइड आपके ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। If we move on to plants and fungi, हम लोग देखेंगे कि the total species which is found in plants and fungi will be comprising of only 22%, और other species जिसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम लोग प्रोटिस्टा को डाल सकते हैं, that is around 8%। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पाई चार्ट, यहां पर जो 70% ऑफ द एनिमल स्पीशीज दिया हुआ है उसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए, और आप याद कीजिए क्लास 9 के अंदर आप पढ़े थे कि जो आर्थ्रोपोड्स है, दैट आर्थ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ। आप यहां पर भी देख सकते हैं आर्थ्रोपोड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो अदर आर्थ्रोपोड्स दैट इज अराउंड 65,000 एंड द इंसेक्ट्स विच इज अबाउट 8 लाख स्पीशीज। ठीक है, तो 8,65,000 ऑफ स्पीशीज only belong to the arthropoda. The second largest phylum, याद कीजिए मोलस्क, जिसके अंदर ऑक्टोपस, क्रिंक क्रैब ये सब आ जाते हैं आपके, तो मोलस्क शेयर्स अराउंड 80,000 ऑफ द स्पीशीज। जो वर्म्स होते हैं, द फ्लैट वर्म्स, द राउंड वर्म्स, एनेलिडा, दैट इज अराउंड 20,000 स्पीशीज, और जो अदर वर्टिब्रेट्स है दैट शेयर्स अराउंड द 50,000। क्लियर है? Moving on to the history of classification, which are the main scientists who have contributed some way or the other in classification. तो यहां पर 4 सब साइंटिस्ट का नाम है, इनमें से कोई तो साइंटिस्ट है, कोई नेचुरलिस्ट है, तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल was a Greek philosopher of the 4th century BC. आप हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह टाइम लाइन पढ़े हो, दैट पहले आपका ये जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ से शुरू हो किया था आपका एडी, एनो डोमिनी, और जीसस क्राइस्ट से बर्थ के पहले जो टाइम पीरियड आता है दैट वाज द बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बीसी के हिसाब से। तो एरिस्टोटल एग्जिस्टेड अराउंड द ईयर 384 to 322 BC, and what he did? Now he classified a few hundred of the different kinds of plants and animals. Plants को वो classify किया था into 3 headings, that is the herbs, the shrubs and the trees. आप याद करिए जब EVS था, साइंस शुरू भी नहीं हुआ था क्लास 6 से पहले, जब इन्वायरमेंटल साइंस का आपका एक सब्जेक्ट था, वहां पर प्लांट्स को आप पढ़े थे कि जो टेंडर ग्रीन स्टेम्स वाले जो प्लांट होंगे उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, जो कि बहुत कम हाइट के होते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द श्रब्स, जो हाइट कम होगा बट वुडी स्टेम्स होंगे, जैसे कि रोज प्लांट, एंड द लार्ज वुडी ट्रीज। हम लोग इस 3 हिस्सों में जो पढ़ते हैं एक्चुअली वो क्लासिफाइड बाय
एरिस्टोटल। प्लांट्स को भी उन्होंने ग्रुप किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कहां पे आपके एनिमल्स रहते हैं उस हिसाब से। वाटर एनिमल्स जिसको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, लैंड एनिमल्स जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, और एयर एनिमल्स जिससे हम लोग जैसे एरियल एनिमल्स भी बोलते हैं। तो ये हर्ब, श्रब और ट्रीज प्लांट क्लासिफिकेशन किए थे एरिस्टोटल, और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल एनिमल्स में डिवाइड किए थे एरिस्टोटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज चरखा। चरखा was also betterly known as the father of Ayurveda. ठीक है, तो obviously Ayurveda we know that it is the branch of science which deals with the natural herbal things, that is the plants and the animals से जो हमें दवाई मिलते हैं। सो ये भी चरखा ने भी अराउंड 200 एनिमल्स और 340 प्लांट्स का जिक्र किया था। इनके जो किताब इन्होंने लिखी थी, that is Charaka Samhita. Moving on to the third naturalist, that was John Ray. In the year from 1628 to 1705 he existed, and he was famous for introducing the terms species. ये जो हम लोग आज species पढ़ते हैं, that species term was introduced by John Ray. और इन्होंने एक की सिस्टम भी बनाया था कि कैसे करके हम लोग स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो की हम लोग एकदम इस टॉपिक के लास्ट जो आपका रहेगा, दैट विल बी अराउंड अबाउट द की। मूविंग ऑन टू द वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटेड साइंटिस्ट, दैट इज द कार्लोस लिनियस। ही एग्जिस्टेड फ्रॉम 1707 टू 1778। इन्होंने दो स्पेशल बुक्स लिखे थे। एक बुक तो स्पेशली लिखे थे अबाउट द प्लांट्स, जहां पर उन्होंने अराउंड 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में लिखे थे। काफी बार नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो द नेम ऑफ द बुक फॉर द प्लांट्स वाज स्पीशीज प्लैनेटेरियम, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जहां पे करीबन 4200 दैट इज 4200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को जिस बुक में उन्होंने किया था, the name of the book was Systema Naturae. तो ये बुक आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट है कि ये जो हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, द टू नेमिंग ऑफ द, मतलब एक साइंटिफिक नाम, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। तो ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लोस लिनियस ने, एंड ही इज ऑल्सो फेमसली नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना पड़ेगा। पहला आपका जो क्लासिफिकेशन के अंदर टर्म हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो जो ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम से हम लोग जानेंगे, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेम साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए आपके स्लाइड के सामने यहां पर एक फूल आ गया है। ऑब्वियसली यू कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फ्लावर इज दिस, लेकिन इस फूल को हम लोग अलग अलग कॉमन नेम्स जानते हैं हर एक अलग अलग लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं चाइना रोज, देन इन हिंदी आप लोग इसको बोलते हो गुड़हल। अगर संस्कृत में बोलूंगा तो इसी फूल को ही हम लोग बोलते हैं पद्मचारिणी, एंड इन बंगाली दिस फ्लावर इज नोन एज जॉबा। जॉबा फूल हम लोग बोलते हैं इन बंगाली। ठीक है, तो एक कॉमन पीपल के लिए ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग होगा कि इतने सारे नामों में अगर आप खुद सोचो, टोटल अर्थ के अंदर कितने वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है, और हर लैंग्वेज में इस फूल का अलग अलग नामकरण होगा अकॉर्डिंग टू द कॉमन नेम्स। तो जब तक एक प्रॉपर एक ही नाम नहीं होगा, तब तक आपका बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट लिविंग बीइंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए साइंटिस्ट्स डेवलप किया है द प्रोसेस ऑफ
नोमेनक्लेचर जहां पे इसी फूल को या दिस फ्लावर इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय अ साइंटिफिक नेम, जिससे हम लोग बोलेंगे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो देखो आप, ये पूरा का पूरा जो आपका नाम है इसके अंदर 2 अक्षर है, तो दैट इज द 2 वर्ड ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द फ्लावर, जिसको हम लोग चाइना रोज बोलेंगे, जिसको गुड़हल, पद्मचारिणी, जौबा, कुछ भी नाम से हम लोग बुलाते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज साइंटिफिकली नोन एज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. So now moving on to the next slide, we will be introducing another type, that is identification. Now what is identification? Now the determination of an organism which is identical or sharing certain kind of similarities to an already known organism. मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर ना, मैंने एक आइडेंटिफाई किया है कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो कुछ ना कुछ आपके सिमिलैरिटी शो कर रहा है कि ऑलरेडी जो आपके नोन और आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ. दिस प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग नाम देंगे आइडेंटिफिकेशन. सपोज करिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, जैसे प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी. ये 3 तरीके के प्लांट्स है विच इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्लांट्स के कैटेगरी में ये आ गए हैं. मतलब मुझे प्लांट ए को आइडेंटिफाई कर लिया था और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मुझे पता है. प्लांट बी को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है मुझे. Similarly, I know all the characteristics for plant C. ठीक, अब सपोज करिए कि कुछ दिन बाद एक नया टाइप ऑफ प्लांट आया, दैट इज अ न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट डिस्कवर हुआ. ठीक है, अब इस प्लांट को क्या मैं तुरंत एक नया कैटेगरी के अंदर डालूंगा या सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज आइडेंटिफाइंग दैट प्लांट बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और द डिसिमिलैरिटीज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. जो नोन है उस नोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैं इस अननोन कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का जो न्यूली डिस्कवर्ड है उसको हम लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे. तो आइडेंटिफाई प्रोसेस कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होके हमें पता चला कि ये जो न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट है ये बिल्कुल हुबहू सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है विथ द प्लांट बी. तो क्या होगा, मैं इसको अलग ग्रुप के अंदर नहीं, दिस प्लांट विल बी कमिंग ऑन टू द कैटेगरी इन विच प्लांट बी बिलोंग्स. ये केस 1. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मिला प्लांट बी के साथ, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा. सपोज करिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो प्लांट ए के साथ मिल रहा है, ना ही प्लांट बी के साथ मिल रहा है और ना ही प्लांट सी के साथ मिल रहा है. तो देयरफॉर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि इस प्लांट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको अच्छी तरह नोट डाउन कर ले और नोट डाउन करके इस प्लांट को एक नया कैटेगरी के अंदर रख दे बाय नेमिंग प्लांट डी. समझ में आया व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, कि एक नोन प्लांट आइडेंटिफाइड कैटेगरी के साथ जो एक न्यूली अनआइडेंटिफाइड प्लांट हुआ है उसका बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलैरिटी के ऊपर हम लोग करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे. समझ में आया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टर्म क्लासिफिकेशन. अब हम लोग देखते हैं कि ऑल अराउंड आवर सेल्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं. ठीक है, बट तब भी वो कुछ ना कुछ आपके डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, डिफरेंसेस शेयर कर सकते हैं. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस डिविजन्स बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस, मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. इसी टर्म को हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. मतलब सिंपल अरेंजिंग और ग्रुपिंग ऑफ
organisms into various divisions. क्लियर है? अब ये जो हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ये करेंगे किसके ऊपर बेस करके? ना ऑब्वियसली कुछ कन्वीनियंट कैटेगरी होना चाहिए, और वो कन्वीनियंट कैटेगरी विल बी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर ये है तो इस ग्रुप में जाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं जाएगा. क्लियर? तो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूली आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके बिहाफ पे हम लोग एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर उसको रखेंगे. क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे, दैट इज द टैक्सा. बाद में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी, जस्ट इसके बाद हम लोग आएंगे. आप तब तक ये टैक्सा से थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए. टैक्सा इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी कैटेगरी. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं कि टैक्सा एक रैंक को डिफाइन करेगा. सपोज करिए आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपको 3 व्यक्ति के जो पोजीशन है उसके बारे में अगर बताऊंगा. सपोज टेक एन एग्जांपल कि चेयरमैन है स्कूल के टीचर्स है, स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स है, और स्कूल के प्रिंसिपल है. ये सारे जो आपके पोजीशंस का नाम लिया, ऑल पोजीशंस आर शेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, बट देन ऑल्सो बीइंग द सेम ह्यूमन बीइंग, हम लोग इस पोजीशन को एक हायरार्की के ऊपर बेस करके हम लोग सजा सकते हैं कि कौन किसके ऊपर आता है और कौन किसके बिलो आता है. ठीक है? तो सबसे पहला अगर मैं स्कूल की बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा? चेयरमैन आएंगे. चेयरमैन के बाद उनके प्रिंसिपल आएंगे. प्रिंसिपल के बाद कोऑर्डिनेटर्स आएंगे, और कोऑर्डिनेटर्स के अंडर काम करेंगे कौन? टीचर्स. यही सिंपल होता है. तो सिमिलरली यहां पर टैक्सा उस शब्द को बोलेंगे जैसे चेयरमैन. इट कैन बी अ टैक्सा बिकॉज इट डिफाइंस अ रैंक. सिमिलरली हम लोग जो प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, ये सब एक रैंक को समझाते हैं. क्लियर? तो साइंटिफिक टर्म फॉर ऑल द कैटेगरीज इज नोन एज, व्हाट इज इट नोन? इट इज नोन एज द टैक्सा. लेट अस हैविंग एन एग्जांपल. मैंने यहां पे 3 एनिमल्स लिए हैं. एक तो ह्यूमन बीइंग खुद, एक रैट और एक टाइगर. क्लियर? इन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी है और कुछ सिमिलैरिटीज भी है. तो रिजेम्बलेंसेस भी है और डिफरेंसेस भी है. चलिए देख लेते हैं रिजेम्बलेंस क्या क्या है ना. इन तीनों के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ द बॉडी हेयर. ठीक है? और the presence of a special character that is mammary glands, the milk containing glands. तो इसीलिए इन सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए मैं इन 3 एनिमल्स को एक साथ ग्रुप करके एक नया ग्रुप बना सकता हूं और उसको नाम दे सकता हूं मैमेलिया, which consist of all the mammals. तो अगर सपोज करो मैं कुछ एक नया ऑर्गेनिज्म ले लूं और उस नया ऑर्गेनिज्म भी अगर ये एक्सटर्नल ईयर शो करे, अगर बॉडी हेयर शो करे, अगर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स शो करे, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी मैं डाल सकता हूं मैमल्स के अंदर. समझ में आया क्लासिफिकेशन क्या है ना? क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे, ग्रुप करेंगे बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. क्लियर है सर? कोई दिक्कत? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टैक्सोनॉमी. चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड we are going to discuss about taxonomy. Well, taxonomy एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक शब्द का मतलब क्या है चलिए देखते हैं. टैक्सिस मतलब है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब है लॉ. तो अगर सिंपली हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, वी कैन इजीली से दैट द लॉ ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी. उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन देके है क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन देके है क्या है. सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन
of all the living organisms is called as taxonomy. क्लियर है? नेक्स्ट, तो एक कंप्लीट जो हम लोग स्टडी करेंगे, क्या क्या, उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उसका एक नोमेनक्लेचर देंगे, उसका एक नाम देंगे, कैसा नाम, कॉमन नेम नहीं, साइंटिफिक नेम, और आखिर में उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके 4 पॉइंट्स यहां पे लिखा है, ये सारे के सारे आपका सब डिविजन्स हो जाएगा ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विथ द टैक्सोनॉमी। समझ गए? क्लियर है? तो द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी के सब हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हैं। क्लियर है सर? चलिए, अब एक आपके सामने डायग्राम में दिखाता हूं, जैसे यहां पर आपके अलग अलग हायरार्की या अलग अलग टैक्सॉन आपको नजर आएगा। ठीक है? वी कैन से दैट दिस इज अ वुल्फ, सॉरी फुल वुल्फ बोल रहा हूं, ये आपका एक फॉक्स है, ठीक है, जिसका नाम है रेड फॉक्स, तो कॉमन नेम है, और साइंटिफिक नेम इज योर वल्पेस। देखिए यहां पे जो पहला नाम है और जो दूसरा नाम है वो दोनों ही सेम है, ऐसे भी केसेस होते हैं। याद करिए क्लास 9th में आप लोग किंग कोबरा के साइंटिफिक नाम देखे थे, नाजा नाजा। क्लियर? ठीक है? तो यहां पर हम लोग जो अलग अलग टैक्सॉन पढ़ेंगे, तो सबसे जो बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी होता है, कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो बिल्कुल बेसिक यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे, दैट विल बी द स्पीशीज। ठीक है? तो स्पीशीज होगा इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच विल बी शेयरिंग द कॉमन कैरेक्टर्स, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनेगा क्या, जीनस। ठीक वैसे ही ग्रुप ऑफ जीनस शेयरिंग द सिमिलैरिटीज बनेगा फैमिली, और ठीक ऐसे करके ही आपका चलता जाएगा कहां तक, किंगडम तक। क्लास 9th में आप लोग ये बहुत अच्छी तरह पढ़े थे, याद करिए, जिसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी मैंने आपको सिखाया था, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो किंगडम, फाइलम, कॉर्डाटा, सॉरी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो किंगडम है, इस किंगडम के ऊपर भी आपका एक टैक्सॉन या रैंक होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे डोमेन। ठीक है? और आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम एज वेल एज द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्लियर है सर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। सो यहां पर आपके सामने अब आएगा द सिस्टमैटिक्स। ठीक है? ये आपका लास्ट टर्मिनोलॉजी है जो आपको बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा, सिस्टमैटिक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन, वो सब क्या था, टैक्सोनॉमी के अंदर था, है ना। बट सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी तो आ ही जाता है, साथ साथ सिस्टमैटिक्स अलग कैसे है टैक्सोनॉमी से ना, ये उस ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे उनके रिलेशनशिप में है, वो भी हम लोग सिस्टमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर मैं एल्गी के बारे में पढ़ता हूं, तो एल्गी के बारे में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो किस कैटेगरी के एल्गी होंगे। बट जब तक मैं कोई भी इंटरैक्शंस या वो दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप में रहता है, वो जब तक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी अंडर टैक्सोनॉमी। बट जैसे ही मैं उसके इंटरैक्शंस पढ़ूंगा और पढ़ूंगा कि सपोज करिए आपका एल्गी है, वो एल्गी एक फंगी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह के, जिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, उसको लाइकेंस बोलते हैं। तो जब हम लोग लाइकेंस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स it is not only concentrating about the organism algae, but also studying about the relationship which shares that between the algae and the fungi.
तो वो रिलेशनशिप जहां पर आ जाएगा स्टडी करने के लिए, दैट विल बी योर सिस्टमैटिक्स। क्लियर है? तो टैक्सोनॉमी क्या हुआ? सिर्फ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसको क्लासिफाई करना, उसको टैक्सोनॉमी बोलेंगे। और सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी तो आ ही गया, प्लस हम लोग उसके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है एक टॉपिक, दैट इज सिस्टमैटिक्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बारे में भी क्लास आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा ना, कोई भी स्पीशीज, उस स्पीशीज को जो हम लोग साइंटिफिक नेमिंग देते हैं, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ 2 वर्ड्स, जिनके अंदर जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड रेफर करता है उस स्पीशीज का जीनस नेम, या जिसको हम लोग जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो सेकेंड वर्ड है दैट रेफर्स टू द स्पीशीज और द स्पेसिफिक नेम। क्लियर है? तो चलिए, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कौन दिया था? ये दिए है आपका, इट वाज प्रोपोज्ड बाय द साइंटिस्ट कार्लोस लिनेयस। याद करिए, वो एक चार्ट हम लोग पढ़े थे अबाउट द मेजर साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। ठीक है? तो उसके अंदर हम लोग लास्ट में पढ़े थे अबाउट कार्लोस लिनियस। क्लियर है? जिनको हम लोग क्या बोलते थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है? सो कार्लोस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी करके एक बुक लिखा था। याद करिए, सिस्टम प्लैनेटेरियम एंड द सिस्टेमा नेचुरी, जिनके अंदर उन्होंने एनिमल्स का जिक्र किया था। तो ये सिस्टेमा नेचुरी के अंदर उन्होंने सबसे पहले इस टॉपिक का पब्लिश किया था अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। क्लियर है? एंड ऑल्सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक, अब कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग, और इस कोड्स के अंदर देख के हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट द ICBN ना, ये जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, इनके लिए अलग अलग कोड्स आपके होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ये बोटानिकल नोमेनक्लेचर, आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अलग अलग करके कोडिंग करने के लिए आपके अलग अलग कोड्स रहते हैं, इंटरनेशनल कोड्स होते हैं। स्टार्टिंग विथ ICBN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो कौन कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग करेंगे, अबाउट द फंगी, द एल्गी एंड द प्लांट्स। क्लियर है? तो फंगी, एल्गी और प्लांट्स का नेमिंग करेंगे by taking the help of the ICBN or the International Code of Botanical Nomenclature. Similarly, ICNCP, the full form is International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. तो obviously जितने भी cultivation के लिए plants होते हैं, राइस, wheat, cereals, pulses, जितने भी होते हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे, उनके जो scientific naming होंगे वो आएगा आपका ICNCP से। Coming back to the animals or the fauna, that is ICZN, International Code of Zoological Nomenclature, जो all organisms को आपका लेके चलेगा, including that of the protozoa। याद है प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन आता है? एमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपका प्लाज्मोडियम हो गया जो कि मलेरियल पैरासाइट है, वो सारे के सारे आएगा आपका प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है? तो ये जो इनके साइंटिफिक नेमिंग है वो करता है ICZN। ICZN के बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ICNB, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। किसके लिए? फॉर बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया है, द टोटल किंगडम ऑफ मोनेरा, आप लोग पढ़े थे, मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के जितने भी आपके साइंटिफिक नेमिंग होंगे वो जो संस्था करेगा, दैट विल बी ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। और इसके बाद आ जाएगा जिसको हम लोग ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, दैट इज द टर्म ऑफ वायरसेस। क्लियर? आप सबको ही जान रहे हो कि आजकल जो मेन हाईलाइट पे हो रहा है दैट इज द कोविड-19। ठीक है? तो वो भी द कोरोना वायरस, तो इसका भी जो नामकरण है वो जो कमिटी करता है उसको हम लोग बोलते हैं ICTV और द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, नीट में काफी बार इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके जो एब्रिविएशंस है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, और किस किस के लिए वो आपका नामकरण करते हैं
वो भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑल वायरसेस के लिए आईसीटीवी। मूविंग ऑन टू लास्ट, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं ना। सबसे पहले ये आप जानते भी हो, पहले क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स, एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। और जो जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। साइंटिफिक नेम्स जनरली जो होते हैं वो लैटिन में होगा या जनरली ग्रीक में होते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग प्रिंटेड मटेरियल में पढ़ते हैं उसको, कोई बुक्स के अंदर, या जैसे आप अभी यहां पर देख रहे हो इन प्रिंटेड फॉर्म, तो जो भी मैं यहां पर साइंटिफिक नेम लिखूंगा वो सारे लिखना पड़ेगा इन इटैलिक्स। क्लियर? आप दोनों फॉन्ट के अच्छी तरह समझ सकते हो। दिस इज नॉट इन इटैलिक्स, ठीक, दिस इज स्ट्रेट, बट दिस इज इटैलिक्स। तो जब प्रिंट मटेरियल के अंदर पढ़ते हैं तो इट विल बी रिटन इन इटैलिक्स। क्लियर है? और जब हम लोग हाथों से लिखेंगे उसको तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, मतलब जब आप एग्जाम में लिखोगे या कभी भी आप पेन एंड पेपर में जब लिखोगे कोई साइंटिफिक नेम, वो आप इटैलिक्स में नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखोगे और जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम है उसको अलग अलग अंडरलाइन करोगे। जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो अंडरलाइन पूरे के पूरे नाम में कर देता है, बट आपको दो अलग अलग नाम, जैसे सपोज करिए होमोसेपियंस, ठीक है, तो आप प्रिंट मटेरियल में पढ़ रहे हो, अभी आपके सामने होमोसेपियंस आ रहा है इन इटैलिक्स, बट यही चीज अगर आप लिखोगे पेन एंड पेपर के ऊपर तो आप होमो अलग सेपियंस अलग लिख के आपको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज द जेनरिक नेम जो होगा, जैसे होमो इज द जीनस नेम और द जेनरिक नेम, वो हमेशा शुरुआत होना चाहिए विद अ कैपिटल लेटर। देखो H is in capital, but the species name or the specific name should always start with a small letter. तो sapiens का जो S है वो मैंने स्मॉल में लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल। क्लियर है? नाउ कभी कभार हम लोग देखेंगे कि कोई भी साइंटिफिक नेम के बाद आपका एक छोटा सा टर्म आ रहा है। सपोज करिए जैसे यहां पे होमोसेपियंस लिन LINN फुल स्टॉप, तो इस लिन का मतलब क्या है ना, ये लिन उस व्यक्ति को समझाता है जो उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है। क्लियर है? सो लिन रेफर्स टू द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट। तो ये लिन से हमें पता चलता है कि यस, द होमोसेपियंस was first described by none other than Carlos Linnaeus. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। If the words are taken from any other language, अगर जो आपका साइंटिफिक नेम है वो कोई दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है, सपोज करिए द नेम इज नॉट ऑफ ग्रीक एंड नॉट ऑफ लैटिन, तो उस शब्द को लैटिनाइज्ड बनाया जाता है विथ अ सुटेबल एंडिंग। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे बट इतने डिटेल्स में हम लोग नहीं गए थे, तो ये पॉइंट आपके लिए एक नया बन जाएगा। क्लियर? कि जो साइंटिफिक नेम ग्रीक और लैटिन से नहीं आएगा उसको साइंटिफिक नेम बनाने के लिए उस शब्द को लैटिनाइज्ड किया जाता है। क्लियर है? जैसे सपोज फाइकस बेंगालेंसिस, दिस इज अ साइंटिफिक नेम विच इज लाइक ये आपका बैनियन ट्री जो बर्गर के पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये जो शब्द है बेंगालेंसिस, ये उसका स्पेसिफिक नाम तो है, कोई दिया नहीं आपका यहां पर है, बट दिस मीन्स दैट दिस was very commonly found in West Bengal, a port state in India. क्लियर है? तो उस बंगाल से बेंगालेंसिस करके इस जो बंगाल शब्द है, इट इज नाइदर ग्रीक नॉर लैटिन, तो इस बंगाल को एक सुटेबल लैटिनाइज फॉर्म में बना के बन गया आपके सामने फाइकस बेंगालेंसिस। समझ में आया सर? क्लियर? और फाइनली एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, सुनिए। द ऑर्गेनिजम्स belonging to two different genus can never have the same generic name, but the species name can be repeated. मतलब क्या है? Organisms दो बिल्कुल अलग अलग जीनस है, वो सेम जेनरिक नेम नहीं कर पाएंगे, बट स्पीशीज नेम रिपीट हो भी सकता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, टैमारिंडस इंडिकस। बहुत अच्छी तरह देखना,
मैंजीफेरा इंडिका जो होगा वो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो है, और जो इमली या टैमरिंड होता है उसका साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस इंडिकस। अब यहां पर देखिए, दोनों ही आपका इस स्पेसिफिक नेम को देखने से ही पता चल रहा है कि बोथ ऑफ देम हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, बट दोनों इंडिका और इंडिका नहीं हुआ। तो ये इंडिका होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो जीनस है, इस जीनस का जो जेंडर है उस जेंडर के हिसाब से ही उसका स्पेसिफिक लैटिनाइज्ड वर्जन बनाया गया। तो मैग्निफेरा हुआ इंडिका और टैमरिंडस हुआ इंडिकस। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो और एक आपको एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जहां पे स्पीशीज नेम सेम हो और जीनस नेम अलग हो। ठीक, हम लोग आएंगे काफी, जैसे पैंथेरिया लियो, पैंथेरा पार्डस, ऑलरेडी आई हैव मेंशन जब हम लोग क्लास 10th में थे, है ना। तो अब लास्ट पोर्शन ऑफ द टॉपिक में जाएंगे जहां पे मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ कॉमन साइंटिफिक नेम्स जो बहुत बार यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम मैंने यहां पे शेयर किया है। प्लांट्स अलग और एनिमल्स अलग। ठीक है, देखो बैनियन, ब्रिंजल, कैबेज, जो भी हमारे नॉर्मल से नॉर्मल चीज होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा। और एनिमल्स के अंदर जो आपके कॉमन एनिमल्स है उनके भी साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सर? तो आप एक कॉपी के अंदर मेरा पहला जो वीडियो है उसका नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद इसका भी, ये जो वीडियो है ये वीडियो अब मैं यहां पे खत्म करूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? जहां पे हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, ये सारे टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे अच्छी तरह। ठीक है? कोई दिक्कत सर? और अगर किसी भी चीज में दिक्कत लगे तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप में आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, या आप लिख के भेज सकते हो। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन सही लगा, तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।